इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2। इसमें हम असहयोग की शुरुआत और उसका अंत पढ़ेंगे कि असहयोग की शुरुआत कैसे हुई, अंत कैसे हुई। चलिए जानते हैं। क्योंकि उनको खबर मिला था 1916 में, दिसंबर के महीने में उनको खबर मिला था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो 1917 का अधिकांश समय महात्मा गांधी को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में बीता। वो चाहते थे कि इनको काश्तकारी मतलब किसान खेती बाड़ी कर रहे थे, खेती बाड़ी में सुरक्षा और अपनी फसल को, मनपसंद फसल को उगा सके, इसकी आजादी। तो उसी में इनका पूरा 1917 बीत गया। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में, गुजरात उनका गृह राज्य था, तो गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न थे, मिले हुए थे। और सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद मतलब लेबर विवाद, जो आप तरीके से जो मजदूर होते हैं ना, इन लोगों विवाद हो चुका था। तो मजदूर विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की कि भैया कपड़ा मिल में जो काम कर रहा है उसकी स्थिति को बेहतर किया जाए, उसके हर डिमांड को पूरा किया जाए, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, उसको एक टाइम से बुलाया जाए, टाइम से भेजा जाए, लंच हो, ये सब सुविधाएं इनको चाहिए। इसके बाद उन्होंने खेरा कहाँ पड़ता है, खेरा बताते हैं। तो इसके बाद खेरा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों को लगान माफ करने की मांग की गई। तो खेरा में इन्होंने आंदोलन किया कि भैया फसल चौपट हो चुका है, तो इसके लिए हमें एक क्या चाहिए कि इस साल आप टैक्स मत लो, लगान छोड़ दो आपकी। अब उसके बाद आता है चंपारण, अहमदाबाद और खेरा। चंपारण, अहमदाबाद और खेरा, इन तीनों में की गई पहल से जब शुरुआत कर चुके थे, तो गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में सामने आए जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। और इसी तरह से ये सभी स्थानीय संघर्ष थे। क्या थे? स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। तो अंग्रेजों ने एक नया कुछ कानून पास किया होगा, तो गांधी जी को अब मिल गया कि भैया अब इस पे अब और बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। तो 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान, जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेकर 18 तक, तो 1914 से लेकर 1918 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि प्रेस बंद रहेगा हमेशा जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए। और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी गई कि जांच वगैरह कुछ नहीं, तुरंत जेल में भर दो उन लोगों को। अब सर सिडनी यहाँ पर रोलेट की अध्यक्षता वाले एक समिति की संतुष्टियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा और जारी किया। रॉयल एक्ट का मतलब था कि आप कुछ लोग एक जगह पर बैठकर मीटिंग नहीं कर सकते, बहस नहीं कर सकते, किसी आंदोलन को नहीं कर सकते थे। तो ये था रॉयल एक्ट की कुछ अंदरूनी बातें। तो ये सब चालू हो गया। चालू कौन किया था? सिडनी के द्वारा रॉयल एक्ट लागू कर दिया गया था। इसके आधार पर जालियांवाला बाग हुआ, जिसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉयल एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ बंद के समर्थन, बंद कौन सा? तो बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठप हो गया था, मतलब ठहर गया था। बंद मतलब संपूर्ण बंद, दुकान बंद, अस्पताल बंद, हर चीज बंद, तो जीवन एक तरीके से ठप हो गया था, ऐसा लग रहा था। पंजाब में विशेष रूप से सबसे ज्यादा ठप किया गया तो पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात और सूरत का इलाका। तो उसमें क्योंकि पाकिस्तान भी पहले अपने में था ना, तो लाहौर तक चले जाओ आप। विशेष रूप से कड़ा विरोध कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था, जहां के बहुत से लोगों ने
युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। बहुत लोग अंग्रेजों के पक्ष से भी थे, भारत के लोग ही थे अंग्रेजों के पक्ष से, और अब अपनी सेवा के बदले वे ईमान की अपेक्षा कर रहे थे। अब चाहते थे कि हम सेवा किए हैं तो भैया तुम मुझको इज्जत दो, तो ईमान चाहिए था। लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉयल एक्ट दे दिया गया। ईमान के जगह पे, इनाम के जगह पे उनको रॉयल एक्ट दे दिया गया कि लो भैया आप संभाल इसको। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया, और स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जितना भी उधर के कांग्रेस के लोग थे उनको गिरफ्तार किया गया, और प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि उस राष्ट्र में थोड़ा इधर उधर की कुछ बातें होने लगी थी और राज्य में उथल पुथल मचने लगा, क्योंकि सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खून खराबे के चरम उत्कर्ष पर ही पहुंच गई थी, जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। तो जालियांवाला जो बाग था, आपको बता दूं मैं, एक स्टेडियम के जैसा ही मान लो, लेकिन उसका गेट एक ही था। अब गेट एक था तो निकलने का रास्ता भी एक था, उसके बीच में एक कुआं भी था। ऐसा बात नहीं था कुआं नहीं था। एक तरीके से बोला जाता है, बहुत सारे डिटेल्स में आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा कि उसमें मेला लगा था। क्या लगा था? मेला लगा था। तो बात यहाँ पर आ जाता है कि एक ब्रिगेडियर सामने आया और जो मेन गेट था वहां पर तोप खड़ा कर दिया, और वहां पर गोली वाला एक अलग टैंक था, बाकी सब सिपाही थे। ये सब सामने खड़े कर दिए और कहे फायर, मार गोली। तो इसके वजह से 400 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे। इसके बाद देखो यहाँ पर हुआ क्या। अब रोलेट सत्याग्रह से बात कर ले तो रोलेट सत्याग्रह से ही महात्मा गांधी ने एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बनकर सामने आए, और इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी कि हर लोग असहयोग अभियान में जुट जाओ। स्टूडेंट स्कूल छोड़ दो, छात्र लोग स्कूल छोड़ दे, वकील वकालत छोड़ दे, कोर्ट छोड़ दे, शिक्षक स्कूल छोड़ दे, वे किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है जिससे अंग्रेजों की भलाई होती हो। पूरा बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों न जाएं। स्कूल ना जाए, कॉलेज ना जाए, न्यायालय ना जाए, जो भी काम करने वाले हैं सब छोड़ दें, तथा कर ना चुकाए, टैक्स भी ना दे। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ, संक्षेप में मतलब कम समय में, सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ, सभी यहाँ पर साथ है लेकिन सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करने को कहा गया कि भैया सब कोई एक साथ त्याग करो, परित्याग करो। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाएगा तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज प्राप्त कर लेगा। अगर असहयोग आंदोलन का ठीक से पालन किया जाएगा तो 1 साल के अंदर ही भारत आजाद हो जाएगा। अपने संघर्ष का विस्तार करते हुए, जो भी लड़ाई उन्होंने लड़ा उसका और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिया। असहयोग आंदोलन फिर से खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में जोड़कर वो आगे बढ़े। तो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए स्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहे थे यहाँ पर। तो उनके साथ हाथ मिलाया तो क्या आया? एक खिलाफत आंदोलन। खलीफा के बाद जब सामने इनके आया तो असहयोग आंदोलन और खलीफा ले लिया, लेकिन खलीफा का खिलाफत कर दिया, तो खिलाफत आंदोलन चालू किया। अब 2 आंदोलन जब साथ में चला तो अंग्रेज तलबला गए। अब क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, अरे गांधी जी वह एकदम तनी ये अहिंसावादी नेता है, इसके मतलब इसको हराना है तो एगो हिंसा करा दो, ये अभी भरम टूट जाएगा। अंग्रेजों ने सोच लिया कि हाँ भैया ऐसा ही करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो चौरी चौरा में गोली कांड हुआ, जिसके वजह से लोग भड़क गए, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं था।
उनको पता नहीं था कि कारण क्या हो रहा है गोलीबारी का, गोली कांड का। तो लोग भड़क गए और चौरी चौरा में जितने भी 19 सिपाही थे उनको मार दिया गया और चौरी चौरा थाना में आग लगा दिया गया। अब जब आग लगा तो गांधी जी को खबर मिली। अब गांधी जी को खबर मिली तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और खलीफा आंदोलन भी अधिकतर वापस ही ले लिया था। अब देखो हुआ क्या कि जितने लोग खुश थे वो उनका हालत खराब। जो लोग कॉपी किताब कलम सब जला दिए थे, भगत सिंह भी थे उसमें, जो अपना सारा पढ़ाई लिखाई वाला सामान जला दिए थे कि अब आजादी हमें मिल जाएगी। उन लोगों के ऊपर क्या बीता, इतना बीता उन लोगों के ऊपर दर्द का वो सैलाब, सुनामी जैसा, कि एक छोटा सा बच्चा होते हुए भी बहुत सारे लोगों ने देश के लिए मरने के लिए राजी हो गए कि देश की आजादी के लिए मर जाएंगे, लेकिन देश का आजादी तो भैया लेकर रहेंगे। खिलाफत आंदोलन क्या था, देखिए यहाँ पर हमने असहयोग आंदोलन के बारे में ऊपर जान लिए, अब खिलाफत के बारे में देखते हैं। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 2020 तक था। मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांग थी, क्या थी? पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहेगा। तो जितने भी मुसलमान हैं, पवित्र मुसलमान, इन पर खलीफा का नियम रहेगा। इसलिए इसको हटाने के लिए खिलाफत आंदोलन भी इन लोगों ने चलाए थे। खिलाफत करेंगे तो उनका ही नियंत्रण रहे। जजीरात उल अरब, ये नाम थोड़ा अजीब है। जजीरात उल अरब, अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन, ये बटा तो ये 4 हो गया उसमें से। तो इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। तो नाम लाना था एक ऐसा नाम कि खलीफा जो कर रहे थे तो हम ऐसा क्या नाम दे कि लोग इसमें जुड़ जाए। तो खलीफा क्या कर रहे थे, खिलाफत कर रहे थे। इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नाम दे दिया कि भैया हम खिलाफत आंदोलन चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी हो रही है, बहुत बड़े तौर पे, मतलब आंदोलन की तैयारी ये लोग कर रहे थे कि भैया अब हमें देश की आजादी तो चाहिए ही चाहिए। तो गांधी जी ने, अब देखो कुछ ना कुछ होता था तो गांधी जी ही सब चीज करते थे। तो जो कुछ करता है तो आस तो रखता है ना कि ये कर सकते हैं, ये हमें मिल सकता है। तो गांधी जी ने यह आस लगा कर रखा था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत में 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन इनको आशा थी कि हो सकता है। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुख कर दिया। मतलब जिस तरह वो चाहते थे वैसा इन लोगों ने भी किया और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। क्या थी? अभूतपूर्व थी। एक तरीके से ऐसा कि जो अंग्रेज थे उनका पूरा नेव हिल चुका था उस समय। 1857 के बाद जब लड़ाई चालू हुआ, लोग विरोध जब करना चालू कर दिए, तो विरोध चलता रहा करीबन 100 साल तक चलने के बाद आजादी तो मिला ना। पूरा 90 साल के बाद आजादी हमें मिला था 1857 के बाद। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। जो भी सरकार स्कूल कॉलेज चलाती थी छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाना छोड़ दिया, मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग हड़ताल पर चले गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो सरकारी आंकड़ा ही बताती है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 1921 में 396 हड़तालें हुई। कितना? 396 हड़तालें हुई थी, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। कितना? 6 लाख श्रमिक लोग शामिल थे और इससे 70 लाख
कार्य दिवस का नुकसान हुआ। 70 लाख कार्य दिवस का मतलब समझते हो? 70 लाख। एक तरीके से जाना जाए कि रोज काम इतना जब लोग कर रहे हैं तो 6 लाख यहाँ पर क्या थे, लोग हड़ताल पर चले गए। जब 6 लाख लोग हड़ताल पर चले गए तो कुछ साल तक चला, तो इतना का नुकसान हो चुका था। और हम देहात की बात यहाँ पर करेंगे तो देहात भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। धीरे धीरे वहां के लोग भी सोच रहे थे कि हम भी अब आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों ने वन कानूनों की अवहेलना कर दी कि भैया अब हम नहीं कर पाएंगे, अब तो जंगल में जाएंगे। अवध के किसानों ने कर चुकाने से मना कर दिया और कमाऊ के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया कि तुम्हारा सामान हम नहीं ढोएंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन में हम भी साथ दे रहे हैं। इन विरोध आंदोलनों को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेता की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया था। किसानों, श्रमिकों और बाकी सब जितने पढ़े लिखे थे उन लोगों ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देश पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। क्योंकि भैया जो जहां भी है कुछ ना कुछ तो करना चाहता था, मौका मिला है तो कर लिया। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवन लेखन लुई पीसर ने लिखा है, जो अमेरिका में रहने वाला लुई पीसर था, तो गांधी जी के बारे में लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम है। असहयोग क्या है? गांधी जी के जीवन के एक युग, एक समय का ही नाम है, नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। असहयोग जो आंदोलन था शांति की दृष्टि से देखा जाए तो नकारात्मक था, लेकिन अभाव की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से कि प्रभाव कितना हुआ, तो प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व अनुशासन आवश्यक थे। परित्याग, इसमें क्या करना था? परित्याग में हर चीज छोड़ दो, प्रतिवाद, उत्तर नहीं देंगे, और स्व अनुशासन, अपना अनुशासन रहेगा, बाकी किसी का नहीं। ये 3 चीज पर चल रहा था। यह स्वशासन जो था ना, स्वशासन मतलब हमारा राज, तो स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद धीरे धीरे आंदोलन तो होते रहे थे, तो 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल चुकी थी। करीब करीब इधर का हो गया 40, 43 और 7, 7 हो गया आपका 50, 60, 65 साल के बाद अंग्रेजों की एकदम नींव हिल चुकी थी, यह असहयोग आंदोलन के वजह से। फरवरी 1922 की बात है। क्या होता है उसमें? तो फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौड़ी चौड़ा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इसको फिर से बताता हूं कि फरवरी 2022 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौड़ी चौड़ा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि क्यों किया, क्योंकि उनके ऊपर भी हत्याकांड हो चुके थे। इस अग्निकांड में हुई पुलिस वालों की जान चली गई, क्योंकि अग्निकांड होगा तो पुलिस वाले मरेंगे ही। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस ले लेना पड़ा। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पूर्ण रूप से वापस ले लिया। और वापस लेते हुए उन्होंने कुछ बात को बोला। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये जो सामने तस्वीर दिख रहा है असहयोग आंदोलन 1922 का है। विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहे हैं ताकि उन्हें आग में जलाया जा सके। तो सभी विदेशी कपड़ा को इकट्ठा करके आग में जला दिया जा रहा है यहाँ पे। और गांधी जी एक बात और बोलते हैं कि अभी अपना देश
आजादी के लिए तैयार नहीं है। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया और स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की गई। कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस सीएन बूमफील्ड, तो सीएन बूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण भाषण दिया। सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसका नाम था जज जस्टिस सीएन बूमफील्ड, क्योंकि उन्होंने भी गांधी जी के बारे में सुन रखा था। जज ने टिप्पणी की कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है। समझना, यहाँ पर जज क्या बोलता है कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। जिनके बारे में मैंने कुछ किया नहीं किया, आप उन सबसे अलग हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों के दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। अपने देशवासियों के नजर में आप महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि हम बात कर लेंगे तो राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं, आपसे अलग विचार रखते हैं, सोच रखते हैं, वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। वो भी आपकी इज्जत करते हैं। चूंकि यहाँ पर बात कर लेंगे तो गांधी जी ने कानून की अवहेलना की। क्या की? कानून की अवहेलना की। अंततः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई कि भैया आप 6 साल जेल में रहो। यह आवश्यक था, इसलिए गांधी जी को 6 साल जेल की सजा सुनाना उनके लिए आवश्यक था, तो सुना दिए। लेकिन यहाँ पर बात साफ आ जाती है कि जज बूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ, तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि सजा मैंने सुनाया तो खुश भी हमको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। और गांधी जी और बहुत सारे कांग्रेस के लोग जब जेल चले गए तो लोग बिना दिमाग के हो गए। दिमाग तो था नहीं उन लोगों के पास, कि भूख के आगे लोग क्या सोचते हैं, मारो काटो खाओ। इन लोगों ने सोचा मारो काटो खाओ, तो पहले मारो, बाद में काटेंगे, बाद में खाएंगे। तो बहुत ज्यादा आंदोलन चलने लगा, बहुत सारी बातें होने लगी, इसलिए उनको फिर जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन अगले भाग में हम जन नेता के बारे में पढ़ेंगे कि जन नेता गांधी जी के बारे में ही बताया जाता है कि वो जन नेता के तौर पर सामने कैसे आ चुके थे, इसके बारे में। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है, जो पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए, विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।